हिंदी साहित्य की कहानियों की कड़ी में आज सुनिए सुजाता की लिखी हुई कहानी सदमा। सुजाता जी गांधीवादी विचारधारा की एक लोकप्रिय लेखिका हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। जनक राय का गुस्सा 7वें आसमान पर था। जिसके लिए चोरी करो वही कहे चोर। उनका मन तो किया खाल खींच ले इस 2 टके की औरत की। साली वेश्या। भगवान ने वेश्या बनाया है तो कहाँ से बनेगी इज्जतदार स्त्री। उस ऋषि ने भी कुतिया को राजकुमारी बना दिया था, पर नतीजा क्या हुआ? छोड़ी उसने कुतियों वाली आदत? नहीं छोड़ सकती थी। लाचार थी वो कुतिया। ये भी कहाँ से बनेगी सती सावित्री। पानी पी पी कर कोसने से भी उनका गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वैसे देखा जाए तो जनक राय का गुस्सा बेवजह नहीं था। गुस्साने वाली बात तो थी। एक सवेरे से ही जनक राय ने मछली पकड़ने की कवायद शुरू कर दी थी। पोखर बहुत बड़ा था, किंतु उसके हिस्सेदारों की भी संख्या कम नहीं थी। जितने हिस्सेदार थे वे सभी पोखर के इर्द गिर्द बाल बच्चों सहित आकर जम गए। उन सभी के हाथों में मछली पकड़ने वाली बंसी थी और मछली को आकर्षित करने के लिए बंसी के अग्रभाग पर रंग बिरंगी चीज़ें बांध रखी थीं। भीड़ इतनी अधिक बढ़ गई कि जनक राय का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। पारा चढ़ने का भी कारण था। इस पोखर के 50% के मालिक या हिस्सेदार अकेले जनक राय थे और उधर 50% में 50 परिवार। उन 50 परिवारों ने कभी भी परिवार नियोजन का सहारा नहीं लिया। उनके बाप दादाओं ने भी नहीं लिया था। तभी तो 1 से 50 हो गए। और अपने पुरखों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ये 50 परिवार भी भगवान की कृपा का लाभ उठाते हुए अपने घर आंगन से लेकर बिस्तरे तक को बाल गोपालों से भर दिया। परिवार नियोजन का सहारा तो शायद जनक राय के पूर्वजों ने भी नहीं लिया था और न जनक राय ने ही लिया, पर भगवान की कृपा ही कुछ कम हुई, या यूँ भी कह सकते हैं जनक राय के परिवार में लक्ष्मी की कृपा बनाए रखने के लिए भगवान ने ही प्राकृतिक परिवार नियोजन की व्यवस्था कर दी थी। पीढ़ी दर पीढ़ी एक पुत्र की ही परंपरा चलती रही। पुत्रियों का आगमन लक्ष्मी स्वरूपा होता रहा, परंतु उस समय बेटियां पिता की संपत्ति में बंटवारा करके धन तो लेती नहीं थीं। उल्टे विदाई के वक्त अपने हाथों धान के लावे को बिखेर कर पिता के घर में अन्न बिखेर जाती हैं, ताकि धन धाने से बाबुल का घर भरा पूरा रहे। जनक राय की भी बेटियां विदा होकर चली गईं। बाबुल के घर में धन धाने भी बिखेरती गईं। वैसे जनक राय शौकीन व्यक्ति हैं। सिर्फ शौकीन कहना उनकी तौहीन होगी, प्रत्युत्पन्नमति संपन्न भी हैं। अपनी पुत्री के विवाह में धूमधाम कम नहीं किया। सिखारी चक गांव में उसके पहले किसी वैवाहिक कार्यक्रम में बारातियों को भोजन कराने के लिए टेबल कुर्सी नहीं लगाई गई थी। पहली बार जनक राय ने ही अपनी पुत्री के विवाह में टेबल कुर्सी लगवाई थी। गांव वालों का अचंभित होना स्वाभाविक था, पर यह अंतिम अचंभा नहीं था। शादी वाले दिन जब सवेरे सवेरे शहनाई की आवाज़ से लोगों की नींद टूटी तो कामेश्वर राय चौंके। इतनी मधुर शहनाई वादन तो बिस्मिल्लाह खां की ही हो सकती है, और वे तो यहाँ आ नहीं सकते। कामेश्वर राय पिछले 10 वर्षों से कलकत्ता में रह रहे थे और नौकरी भी HMV में करते थे। म्यूज़िक की समझ रखने का दावा भी करते थे, और समझ थी भी। उन्होंने पैरों में चप्पल डाला और अपनी लुंगी संभाली और लपक कर पहुँचे जनक राय के बंगले पर। वहाँ देखा साक्षात बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजा रहे थे। आंखें मुंदी हुई थीं, जैसे साधना में लीन कोई परम साधक हो। आखिर बिस्मिल्लाह खां यहाँ आए कैसे? शादी विवाह के इतने छोटे से समारोह में और इतने छोटे से इस गांव में बिस्मिल्लाह खान का आना कामेश्वर राय को हजम नहीं हो रहा था। उनका माथा ठनका, पर इस बात का जवाब तो एकमात्र जनक राय के पास ही था। वे स्वयं बताएं तो असली बात की जानकारी मिले। सबको पता था जनक राय ने आज तक किसी बात का सही जवाब नहीं दिया है, जो आज देंगे, पर ग्रामीण पूछने से बाज नहीं आते थे। कामेश्वर राय ने भी अपनी जिज्ञासा रख दी। जनक राय ने सूफियाना जवाब दिया, अरे यार, आम खाना पेड़ क्यों गिन रहा है? गांव का अहोभाग्य कि बिस्मिल्लाह खां पधारे हैं। जी भर कर उन्हें सुन और तृप्त हो जा। इतनी बात तो समझ ले, अब आगे तो कोई इन्हें इस गाँव में लाने से रहा। कामेश्वर राय पहले भी रिकॉर्डिंग के दौरान HMV कंपनी की बिल्डिंग में बिस्मिल्लाह खां से मिल चुके थे। उन्होंने हार नहीं मानी। बिस्मिल्लाह खां से भी जानने की कोशिश जारी रखी कि आखिर वे यहाँ आए तो कैसे आए, पर बिस्मिल्लाह खां ठहरे संत आदमी, मौज में थे, इतना ही उत्तर दिया,
खुदा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, बस उसकी मौज में मौज बना रहा हूँ। बिटिया की शादी में उसी की मर्जी देख रहा हूँ। आपका गांव अच्छा लग रहा है। बाद में पता चला जनक राय बिस्मिल्ला खां को ठग कर अपने गांव ले आए थे। जनक राय ने उन्हें बताया था कि बिहार में बेगूसराय नामक जगह पर एक कला केंद्र है जो प्रत्येक साल एक बृहद संगीत समारोह करता है। वहाँ देश भर के दिग्गज कलाकार आते रहे हैं। इस साल उनके चरण पड़ जाएं तो वो धरती धन्य हो जाए। अब कला का पुजारी क्या करता? कला केंद्र आने से इनकार करने की कोई वजह बची नहीं थी। पद्मश्री बिस्मिल्ला खां प्रस्तुति देने उपस्थित हो गए। यही बात तो उनकी खासियत थी। गंगा यमुनी संस्कृति और तहजीब उनके लहू में संस्कार बनकर दौड़ते थे। प्रत्येक दिन प्रातःकाल बाबा विश्वनाथ को शहनाई सुनाने वाले खां साहब ने न कोई नाराज़गी जताई और न पैसे के लिए हो हल्ला ही मचाया। उल्टे कहा कि शादी में आया हूँ तो शहनाई बजाकर ही जाऊँगा। तो इतने चालाक थे जनक राय। वैसे दोनों में कौन चालाक था, ये तो एक ऊपर वाले के सिवा किसी को क्या पता। वही बता सकता है कि ठगने वाला होशियार है या ठगाने वाला। जो ठगाने के बाद भी ऊपर वाले की मौज मानकर मगन रहता है, या जो ठगी के विजय को अपनी धूर्तता का कमाल मानता है। कौन शांत चित्त रहता होगा, इस बात को राम नहीं सभी जानते हैं। हाँ, तो आज सवेरे सवेरे पोखर पे इतने लोगों का हुजूम देखकर जनक राय का माथा गर्म तो खूब हुआ, किंतु गोपाल की बातों से तुरंत शांत भी हो गए। गोपाल ने उन्हें समझाया, काका जी, इतने लोगों के आने से क्या होगा, हिस्सा तो आधा आपका ही रहेगा। सब मिलकर मछली पकड़ेंगे तो काम जल्दी समाप्त हो जाएगा। सभी मछली एक जगह जमा हो जाएगी, फिर आधा आप ले लेंगे और आधे में हम लोग बांट लेंगे। इसमें जनक राय को कोई आपत्ति नहीं थी। स्वयं भी परिवार सहित लग गए। एक ही बेटा था। जनक राय जितने ही तेज तर्रार, वो बेचारा उतना ही भोला भाला। फिर भी पिता के साथ उसने भी वंशी पकड़ी। फिर क्या था, तमाशा शुरू हो गया। ग्रामीणों के लिए मछली पकड़ने से बड़ा कोई तमाशा नहीं होता है। जब भी गांव में मछली पकड़ने का शोर मचता है, सब लोग अपने अपने घरों से तमाशा देखने पहुंच जाते हैं। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी हाजिर हो जाते हैं, जैसे किसी पवित्र काम में हाथ बटाने आए हों। स्त्रियां वहां नहीं आती थीं, लेकिन उनके कानों में मछली मारने की आवाज़ आने से कौन रोक सकता था। जब बड़ी सी मछली किसी के जाल में फंसती तो कुछ देर तक तो मछली पकड़ने वाले और भीड़ दोनों की सांसें रुकी की रुकी रह जाती, और जैसी मछली पानी से बाहर आती, भीड़ की अनियंत्रित आवाज़ गूंज उठती। स्त्रियां समझ जाती बड़ी मछली फंसी है। वे भी एक दूसरे को इशारे इशारे में खुशियां संप्रेषित करती रहती। रात्रि के 8 बज गए मछली पकड़ने, तौलने और बंटवारा करने में। गांव में 8 बजे का मतलब घनघोर रात्रि। इतनी सारी मछलियों को देखकर जनक राय का मन कुछ और गुनने लगा। बड़ी बड़ी मछली को अपने हाथों अलग करके एक दूसरी टोकरी में डालने लगे। चहती दाई चिहुकी। जनक राय की मुँह लगी दाई थी, उस पर कृपा भरी दृष्टि भी रखते थे। कभी कभी उसकी अदा पर रीझ कर मेहरबानियाँ भी कर देते थे। मालिक, बड़ी मछली किसके लिए अलग कर रहे हैं? हम भी इधर खड़े हैं, ध्यान दीजिएगा। चहती की पति को मछली बहुत पसंद था, वो भी बड़ी मछली। बाजार में इतनी महंगी मिलती है कि खरीदना मुश्किल ही है। पति खुश हो जाएगा जब बड़ी मछली लेकर जाएगी। मालिक को खुश करने के लिए उसने रुपल्ली मुस्कान फेंकी। जनक राय ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे गंभीर थे। अभी उनके दिमाग में मुमताज़ नाच रही थी। इसी उधेड़बुन में फंसे थे, कैसे मुमताज़ तक मछली पहुंचाया जाए, लेकिन ऐसा कोई संयोग नहीं मिल पा रहा था। जनक राय अंदर से बाहर और बाहर से अंदर कर रहे थे। इधर मछलियां भी धीरे धीरे दम तोड़ रही थीं। परंतु जनक राय निराश होने को तैयार नहीं थे। वैसे भी प्रेम कहाँ निराश होने देता है। निराशा की अंधेरी रात में आशा की किरण दिखी जाती है। जनक राय को भी दिख गई। अपना भोला बेटा, जिसे उन्होंने अभी अभी नई साइकिल दी थी। उस समय गांव में केवल अच्छी नौकरी करने वाले के पास ही साइकिल होती थी, वो भी बहुत कम। पढ़ने वाले बच्चों को कहाँ साइकिल मिलती थी, किंतु जनक राय ने अपने बेटे को दी थी। उनका अपने पुत्र पर इतना तो हक बनता ही था। बेटा, तू अभी शहर जा सकता है अपनी नई साइकिल से? जनक राय के स्वर में चाशनी घुली थी। बेटा बाप के दांव में फंस गया, उस बेचारे को फंसना ही था। क्यों नहीं, 45 मिनट जाने में 45 मिनट आने में, कुल मिलाकर 1.5 घंटे लगेंगे। पर जाना कहाँ है? मिथिलेश ने हर्षित होकर पूछा। मुमताज़ के घर मछली पहुँचानी है। इतनी मछलियाँ हैं, बेकार सड़ेंगी, कल बासी भी हो जाएगी। बर्बाद करने से अच्छा है कि वो भी खा लेगी। जनक राय ने परोपकारिता का पाठ अपने बेटे को पढ़ाया।
सुमित्रा देवी कुनमुनाई, किंतु हिम्मत कहाँ थी जो विरोध करती। शुरू से ही दब्बू थी, उनका मुंह जनक राय के पास खुलता ही नहीं था। बुदबुदा कर रह गईं। मछली क्या बर्बाद होगी, 20 बीघा खेत उस मुमताज़ के पीछे उड़ा दिए और अभी मछली बचा रहे हैं। इतनी रात में उस पतुरिया के फेर में अपने इकलौते बेटे को मछली लेकर भेज रहे हैं। रात बयार में कुछ भी हो सकता है, कोई समझाए तो इन्हें, पर कौन समझाता। मिथिलेश ने साइकिल के कैरियर में डलिया बांधा और चल दिया शहर। मिथिलेश का जोड़ घटाव एकदम सही निकला था। 1.5 घंटे में वापस गांव पहुंच गया, 1 मिनट इधर से उधर नहीं। मिथिलेश के घर पहुंचने पर सुमित्रा देवी निश्चिंत हुई। जनक राय का मन हुलसा। मुमताज़ मछली खाएगी और उसे याद करेगी। जनक राय मूछ पर हाथ फेर कर मुस्कुरा रहे थे। मुमताज़ के पेट में मछली पहुंचकर और ऊधम मचाकर मेरे प्रति उसके प्यार को और परवान चढ़ाएगी। तभी उनकी नज़र मिथिलेश की साइकिल के कैरियर में बंधी मछली पर पड़ी। जनक राय गरजे, कहाँ गया था और कहाँ से लौट आए? नहीं जाना था तो ये नाटक क्यों किया? सब तुम्हारी माँ का तिरिया चरित्र है, सब समझता हूँ। बाबूजी, मैं गया था। पूरे मोहल्ले में पूर्ण शांति हो गई थी। रात अधिक हो गई थी, सभी लोग सो गए थे। कुछ सिपाही इधर उधर घूम रहे थे, उन्होंने मुझे पकड़ भी लिया, पूछताछ भी की। इतनी रात में मछली लेकर कहाँ घूम रहा है? मैंने मुमताज़ का नाम बताया तो मजाक उड़ाते हुए मुझे छेड़ते हुए कहा, साला यार लगता है उसका, तभी तो इतनी रात में मछली पहुँचाने आया है। ठीक है, मछली पहुँचा दो, ड्यूटी के बाद हम भी आते हैं मछली खाने। बाबूजी, फिर दौड़ता हुआ मुमताज़ के घर पहुंचा तो उसके कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने दरवाजे को बहुत ज़ोर ज़ोर से पीटा, उसने खोला ही नहीं। पता नहीं सुना या नहीं, या जानबूझकर नहीं खोला। हाँ, उसके दरवाजे के आगे एक जोड़ी मर्दाना जूता रखा था। एक ही सांस में अपनी बात कहकर मिथिलेश ने राहत की सांस ली। वो शांत हो गया, किंतु जनक राय अशांत हो गए। 2 मिनट इधर से उधर चहलकदमी किए, फिर अपने सिर को झटका। आज इस पार या उस पार देख ही लेता हूँ कि सच क्या है। मिथिलेश तो भोला है, झूठ नहीं बोलेगा, किंतु क्या ठिकाना अपनी माँ की सोहबत में झूठ बोल रहा हो। वैसे भी सौतिया डाह औरत को क्या न कराए। समय गंवाना ठीक नहीं। मिथिलेश को पुकारा, अभी वापस शहर चल सकते हो मुझे अपनी साइकिल पर चढ़ाकर? जरूर चल सकता हूँ। मछली लेनी है या छोड़नी है? क्योंकि कैरियर पर ही तो आप बैठेंगे, भोलेपन से मिथिलेश ने पूछा। मछली नीचे उतार, उसे आज मछली नहीं कुछ और खिलाऊंगा, जनक राय ने दांत पीसा। मिथिलेश हुलसा। भोला जरूर था, किंतु माँ के आंसुओं को देखता था और समझता भी था। सुमित्रा देवी ने कौन से उपाय इस डायन को भगाने के लिए नहीं किया। ईश्वर से दिन रात बस एक ही मन्नत मांगती थी, मुमताज़ उसकी ज़िंदगी से चली जाए। मंत्र तंत्र गंडा ताबीज़ सब कर चुकी थी, किंतु अभी मिथिलेश को इतनी रात में फिर से साइकिल चलाकर शहर जाने की बात से वो दुखी हो गई। जीवन में पहली बार अपने पति को वो मुमताज़ पर बिगड़ते देख रही थी। इतनी बड़ी खुशी मिलने की आशा से भी न तो वो प्रसन्न हो पा रही थी और न उत्साहित। पर जनक राय को इन बातों से क्या लेना देना था। लंबे चौड़े मोटे ताजे जनक राय पतले दुबले मिथिलेश की साइकिल पर बैठकर शहर चल दिए। जब प्रेम में डूबे थे तो मछली भेजी थी, स्वयं नहीं गए थे। अभी तो क्रोध और नफरत से चले जा रहे थे, इसी से अपने जाना जरूरी था। क्रोध और नफरत हमेशा प्रेम पर भारी पड़ते हैं। साए साए की आवाज़ हो रही थी। रास्ता एकदम सुनसान था। रास्ते में एक भी प्राणी नहीं मिला। न कदमों की आहट थी, न मोटर गाड़ी की पीपी और न तांगे की खटखट। बस कभी कभी पेड़ के पत्ते की खड़खड़ाने की आवाज़ जरूर सुनाई पड़ रही थी। हाँ, जनक राय के मन में विचारों की आंधी जरूर चल रही थी। जमींदारों की तरह भले ही मैंने इस मुमतजिया के लिए अलग से कोठी नहीं बनवा दी, इतनी औकाती नहीं थी मेरी, पर इस पर कम धन नहीं लुटाया। 20 बीघा ज़मीन इस पर न्यौछावर कर दिए। क्या नहीं किया, गहने कपड़े से लेकर महंगे महंगे इत्र तक। मुझे मूर्ख बनाती थी, हमेशा कहती रहती है मुझे इस रेड लाइट एरिया से हटा दीजिए। साली सब उसका नाटक था। वैसे भी उसे लाकर रखता कहाँ। गांव में 1000 दुश्मन पहले से हैं। बगीची में रखने के लिए सोचा था, किंतु वहाँ अकेले उससे भूत पकड़ता है, नौटंकी करती है। लेकिन उसने वादा किया था हमेशा मेरी बनकर रहेगी। ज़िंदगी भर की वफादारी की कस्में खाई थीं। विचारों का झंझावात समाप्त नहीं हुआ था, भले ही रास्ता समाप्त हो गया था। मिथिलेश ने मुमताज़ के कमरे के आगे साइकिल खड़ी कर दी। तू यहीं रुक, मैं आता हूँ। धोती ठीक करते हुए जनक राय अंदर गए। जितनी शक्ति थी उससे भी अधिक ताकत से दरवाज़ा पीटने लगे। ऐसा लगा मानो दरवाज़ा चरमरा कर टूट जाएगा,
किंतु टूटने के पहले ही अंदर से चिटकनी खुल गई। अंदर से काले कोट में एक आदमी निकला। पेशे से वकील था या रेलवे का टिकट कलेक्टर, ये तो राम जाने। उसने चेहरा ढक रखा था। जनक राय ने आओ देखा न ताओ खींच कर दिए 10 चांटे और बिना गिने न जाने कितने घूंसे जड़ दिए। वकील साहब थे या टीटी साहब, समझा पुलिस का छापा पड़ा है, जान बचाकर भागे। अब सामने थी मुमताज। मुमताज को न मारा न पीटा, बस मुंह में ढेर सारा थूक बनाया और अंदर तक खींचकर उसके मुंह पर फेंक दिया। नफरत में भरे मुंह को टेढ़ा करके जनक राय चिल्लाए, सारी वेश्या आज तक कभी किसी की हुई है, कभी हो भी नहीं सकती। उससे वफादारी की आशा रखने वाला ही उल्लू है। मुमताज़ ने दुपट्टे से अपने चेहरे को पोंछते हुए कहा, जनाब आप अपनी पत्नी तक के तो वफादार हैं नहीं। आपके मुंह से शोभा नहीं देती वफादारी की बातें। मैं तो जो कुछ भी करती हूँ अपने पेट और अपने बच्चे की भूख मिटाने के लिए, और आप? पत्नी घर में रोती है, घर की दाई तक पर तो निगाहें गड़ाए रहते हो और बातें करते हो वफादारी की। ऐसी बातें आपके मुख से शोभा नहीं देती। जनक राय के पास जवाब तो था नहीं, इससे क्रोध बढ़ना लाजमी था। जब व्यक्ति के पास किसी बात का उत्तर नहीं होता तो उसके पास अपने बाल खींचने के सिवा क्या विकल्प बचता है। फिर भी वो चिल्लाया, साली वेश्या, जिसके लिए चोरी करे वही कहे चोर। मिथिलेश को बड़े जोर की हंसी आई, पर किसी तरह अपनी हंसी दबाते हुए सोच रहा था अब माँ के पास जाकर ही हंसेगा। दोनों माँ बेटा मिलकर आज खूब हंसेंगे। अपनी माँ की खुशी की कल्पना करके मिथिलेश की थकान छूमंतर हो गई। वो एकदम तरोताज़ा महसूस कर रहा था। जनक राय क्रोध में भरे लपक कर उसकी साइकिल पर बैठ गए। अब रुकना फिजूल था, आखिर उनका भी भरोसा टूटा था। क्या करते रुककर। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ कथाकार सुजाता की लिखी हुई कहानी सदमा। अगर आपको कहानी और मेरी प्रस्तुति दोनों पसंद आई हों तो कहानी को लाइक और हाइप जरूर करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।